नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी जानते हैं कि देखिए लोकसभा के चुनाव हैं। लोकसभा में कितनी सीटें? 543 सीटें देखने को मिलेंगी। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाएंगे। और आपकी उम्र अगर 25 साल हो चुकी है तो आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि न्यूनतम उम्र 25 साल होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए और अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 21 साल हुआ करती थी वोट डालने की उम्र, बाद में इसे 18 साल कर दिया गया था। लेकिन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था ये आप लोगों को नीचे लिखना है। और मैं आप लोगों से पूछता हूं जो सवाल, उसके जवाब जरूर दिया करिएगा। गूगल का सहारा ले लिया करिएगा, किताबों का सहारा ले लिया करिएगा। जब आप लोग इस तरह के सवालों के जवाब समय तक आपको याद रहता है। अब देखिए चुनाव है तो एक दूसरे पर आरोप चल ही रहा है। अब इसी कांग्रेस का इतिहास ही नहीं इरादे भी खतरनाक है, मोदी जी कह रहे हैं। और कच्चा तीबू टापू पर कोई रहता है क्या कहने वाली कांग्रेस राजस्थान की खाली जमीन भी किसी को दे देगी। और विश्व की बड़ी तरंगित की ताकत, ये सब आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। और कच्चा तीबू द्वीप की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भारत के बीच विवाद का कारण रहा है। 1974 में ने दोस्ताना समझौतों के तहत किसे श्रीलंका को दे दिया था, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और आप सभी जानते हैं पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगी, तो ये भी याद रखिएगा। आरटीआई के तहत चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने से इनकार। या आप देखिए एसबीआई ने आरटीआई एक्ट के तहत निर्वाचन आयोग को की दी गई चुनावी बॉन्ड के विवरण की जानकारी देने से इनकार कर दिया है, भले ही रिकॉर्ड आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक हो चुका हो। बैंक ने कहा कि यह वादे के अनुसार संभाल कर रखी गई व्यक्तिगत जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द भी कर दिया था। और देखिए एक बात और बताऊं आप लोगों को, जो सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। और एसबीआई की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और आपको मालूम होगा आप लोग क्योंकि खाते भी खुलवाते हैं, स्टेट बैंक में खुलवाते हैं या नहीं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। आप सोचिए कि जो पार्टियों को चंदा मिल रहा है उसकी जानकारी हम लोग नहीं ले सकते हैं। और इसीलिए तो आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है कि हम नेता चुन सकते हैं तो कम से कम हमें मालूम तो होना चाहिए कि हमारे नेताओं को कौन दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है, कहाँ से दे रहा है। भारत की विकास दर 7% रहने का अनुमान। ये आप देखते हैं कि एशियाई विकास बैंक ने गुरुवार को आप देखिए कहा है कि भारत लगातार 5वें वर्ष आर्थिक विकास दर के मामले में चीन से आगे रहेगा। और एडीबी ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। चालू वित्त वर्ष यानी कि 2024-25 के दौरान जीडीपी की वृद्धि दर 7.2% रह सकती है। कितनी? 7.2% रह सकती है। एडीबी की बात करें अगर हम लोग, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहा हूं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलेगा? तो आप देखिए फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 19 दिसंबर 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा। ये इस तरह के संस्थानों से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। केजरीवाल के निजी सचिव वैभव कुमार बर्खास्त हुए। सतर्कता विभाग के विशेष सचिव ने उनके खिलाफ 2007 के एक लंबित मामले पर का हवाला देते हुए दिया आदेश। और वैभव कुमार ने 8 अप्रैल को आबकारी नीति मामले में ईडी के पीएमएलए के तहत भी पूछताछ हुई थी। देखिए आम आदमी पार्टी के बुरे दिन चल रहे हैं इस समय, आप सभी जानते हैं।
दिल्ली की बात हो रही है, 2000 आप देखते हैं कि 12 में स्थापना हुई थी आम आदमी पार्टी की स्थापना। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अभी मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो इनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है ना अरविंद केजरीवाल की। आपातकाल में मां के संस्कार के लिए नहीं मिली थी पैरोल। विपक्ष के आघोषित आपातकाल के आरोपों पर निशाना साधते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को आपातकाल के दौरान अपनी गिरफ्तारी को याद किया और कहा कि वह 18 महीने तक जेल में थे। उस दौरान उन्हें अपनी बीमार मां को देखने जाने और उनका अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए पैरोल तक नहीं दी गई थी। इंटरनेट मीडिया मंचों का दुरुपयोग चिंतनीय है, कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में विचाराधीन मामलों पर संदेशों, टिप्पणियों और आलेखों के जरिए इंटरनेट मीडिया मंचों का अत्यधिक दुरुपयोग किए जाने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने एक मामले के संबंध में फेसबुक पर भ्रामक पोस्ट डालने के लिए असम के विधायक करीम उद्दीन वार भूरिया के विरुद्ध अवमानना कार्रवाई शुरू करते हुए यह टिप्पणी की हुई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर पर जताई हैरानी। न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने बंगाल पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल। कहा, प्राथमिकी से पहले जांच की जरूरत क्यों नहीं समझी गई। आप देखते हैं कि राष्ट्रीय एजेंसी है ना, 31 दिसंबर 2000 कब 8 में स्थापना हुई थी, तो उसी पर आप देखते हैं कि वो जांच करने गई थी। तो अब ममता बनर्जी की जो सरकार है पश्चिम बंगाल में, तो उसके बीच आप देखते हैं कि वहाँ स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई थी। बाद में आप देखते हैं कि एनआईए पर ही एफआईआर कर दी गई। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। अगर देखिए हम लोग बात करें वेस्ट बंगाल की, किसकी, वेस्ट बंगाल की, तो एक बार आप लोग पश्चिम बंगाल देखिए। कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम 5 राज्यों से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। अगर ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, क्या ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। नशे में था चालक, पलटी स्कूल बस, 6 बच्चों की मौत। अब आप सोचिए, इसीलिए कहते हैं कि बड़ी ध्यान रखना चाहिए। एप्पल ने आईफोन यूजर्स को चेताया, हो सकता है स्पाईवेयर हमला। भारत समेत 92 देशों में अपने यूजर्स को जारी किया अलर्ट। पूर्व की तरह आप देखिए सरकार पर आयोजित शब्द का नहीं किया आरोप इस बार। स्कूल में बीड़ा, संतूर और सितार और बांसुरी की धुनों पर थिरकेगा बचपन। और एनसीईआरटी ने जारी किया 3वीं कक्षा की गणित सहित 4 विषयों की पुस्तकों का ई वर्जन। बाकी 3 किताबें भी अगले 10 दिनों में आ जाएंगी। छठी की नई पाठ्यपुस्तक भी लगभग तैयार है। एनसीईआरटी का दावा है कि 15 मई तक छपकर आ जाएगी, तीसरी और छठी की सभी किताबें। और नई किताबें पढ़ने से पहले छात्रों को करना होगा ब्रिज कोर्स। स्कूल में आप देखेंगे 3वीं और छठी कक्षा के छात्रों को नए शैक्षिक सत्र में नए पाठ्यक्रम शुरू पढ़ने से पहले एक ब्रिज कोर्स करना होगा। एनसीईआरटी ने इस ब्रिज कोर्स को तैयार कर जारी कर दिया है। 3वीं कक्षा का ब्रिज कोर्स करीब 1 सप्ताह का होगा, जबकि छठी कक्षा का ब्रिज कोर्स 1 महीने का होगा। एनसीईआरटी के मुताबिक केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सीबीएसई स्कूल से जुड़े चुनिंदा स्कूलों को 15 से 16 अप्रैल को ब्रिज कोर्स और नए पाठ्यक्रम से जुड़ा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और देखिए एनसीईआरटी की बात करें तो एक भरोसे वाली संस्था है। और आप लोगों अगर सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो आप लोगों से भी तो कहा जाता है कि आप लोग जरूर एनसीईआरटी पढ़ा करिएगा, क्योंकि विश्वसनीय आंकड़े रहते हैं। बड़े रिसर्च के साथ एक संस्था किताबें लिखती है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बात हो रही है और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 में हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आप देखिए चतुर्थ दिन है आज नवरात्रि का, कुसमांडा। बासंतिक नवरात्र के चतुर्थ दिन देवी कुसमांडा की आराधना कर भक्तगण अपनी आंतरिक प्राण शक्ति को ऊर्जावान बनाते हैं।
दलों के नगर पालिका चुनाव लड़ने पर रोक नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह का आवंटन मनमाना नहीं है। एमसीडी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर ये टिप्पणी की गई है। ये आप देखिए 1967 में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के रूप में शामिल हुए थे। बाद में इंदिरा गांधी ने उनके वित्त मंत्रालय का प्रसार ले लिया था और जिससे आहत होकर देसाई ने उप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा त्याग दे दिया था। एक तरह से हाशिए पर हिमालयी सरोकार। पहाड़ी राज्यों में लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में विकास की चर्चा से हिमालय की पीड़ा गायब है। और आप देखते हैं 5,33,604 वर्ग किलोमीटर में फैला देश का हिमालयी क्षेत्र जो पानी का विशाल टावर है और 36% भागीदारी समाहित है हिमालयी क्षेत्र में देश की कुल जैव विविधता की। और हिमालयी राज्यों के लिए अलग नीति की बात भी हो रही है। हिमालयी राज्य की चिंता को लेकर जुलाई 2019 में उत्तराखंड ने महत्वपूर्ण पहल की थी। तब मसूरी में 11 हिमालयी राज्यों का कॉन्क्लेव हुआ था। इसमें मसूरी संकल्प पत्र के तौर पर आप देखें हिमालयी राज्यों के लिए उनकी भौगोलिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों के दृष्टिगत अलग नियोजन नीति की पैरवी की गई थी। यही नहीं, पिछले वर्ष उत्तराखंड में 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में हिमालयी क्षेत्रों के समक्ष खड़ी चुनौती से निपटने को देहरादून घोषणा पत्र आप देखिए जारी किया गया था और इनके कार्य रूप में परिणता को होने की प्रतीक्षा भी की गई थी। हिमालय से जुड़े कुछ तत्व तो प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण की बात ना जनता कर रही है ना ही प्रत्याशी कर रहा है। और हमारे देश में आप देखते हैं कि राजनीतिक मुद्दे कभी पर्यावरण, कभी आप देखते हैं कि प्रकृति हो ही नहीं सकती है। हमारे यहाँ तो आप देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ही होगा और ये होगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रहेगी। उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर तक फैला है हिमालय हमारा। देश की 30% जनसंख्या पानी के लिए हिमालय से निकलने वाली नदियों पर निर्भर है। विज्ञानियों के अनुसार आप देखिए विश्व की नवीनतम पर्वत श्रृंखला हिमालय की हर साल बढ़ रही है 5 mm। आपदा से मैदान पर भी असर होता है तो ये भी आप देखेंगे। इंदिरा पर गुस्सा जताने रायपुर आई थी उनकी बुआ, उमड़ी थी भीड़। ये बात 1977 के लोकसभा चुनाव की है। राष्ट्रीय आपातकाल लगा था ना 352 के तहत, उसके हटने की बात तो 1975 से 1977 तक लगा था और 77 में खत्म होने के बाद चुनाव हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर के सप्रे साला मैदान में भीड़ जमा थी। लोग पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बुआ विजय लक्ष्मी पंडित को सुनने को उमड़े थे और विजय लक्ष्मी ने गुस्सा जताते हुए कहा था कि देश में तानाशाह सरकार चल रही है और इसको उखाड़ फेंकना है। और उनके भाषण को सुनने वालों की संख्या अधिक होने की वजह से आपातकाल लागू होने के बाद तत्कालीन चुनाव के दौरान कांग्रेस की इंदिरा सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी थी और विजय लक्ष्मी ने भारतीय लोक दल के प्रत्याशी पुरुषोत्तम कौशिक के समर्थन में सभा की थी। चलिए तो ये आप देखते हैं इंदिरा बहुत बुरी तरह से चुनाव हार भी तो गई थी। 2019 में कांग्रेस ने सोमा भाई को निलंबित कर दिया था। हालांकि 2022 के चुनाव के दौरान निलंबित रद्द हो गया था। कांग्रेस ने सुरेंद्रनगर सीट से पूर्व विधायक ऋतिक मकवाना को उम्मीदवार बनाया। चर्चा थी कि सोमा भाई सुरेंद्रनगर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और 59% भारतीय सरकार के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। ये आप देखिए सर्वे कह रहा है 79% तंजानिया के मतदाता संतुष्ट हैं सरकार के प्रदर्शन से। और ये आप देखते हैं कि अधिकांश भारतीय केंद्र सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। उनका मानना है कि देश को आगे बढ़ाने में मजबूत नेतृत्व जरूरी है। 19 देशों के मतदाताओं के बीच किए गए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ भारत और तंजानिया की ही ऐसे देश हैं जहां ज्यादातर नागरिक सरकार के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। बाकी देशों के अधिकांश मतदाताओं ने अपने सरकार में प्रदर्शन पर असंतोष जाहिर किया है। और 19 देशों में किया गया सर्वे। 19 देशों में, इनमें देशों में भारत, अमेरिका है, डेनमार्क, इटली, ब्राजील और पाकिस्तान इसमें शामिल है। इसके अलावा आप देखिए ताइवान, चिली, कोलंबिया, गाम्बिया, लेबनान, लिथुआनिया, रोमानिया, सेनेगल, सेरा लियोन, सोलोमन, आइसलैंड, दक्षिण कोरिया और तंजानिया में भी यह सर्वे किया गया। भारत में इस सर्वे
इस वर्ष जनवरी और में और अन्य देशों में सर्वे पिछले वर्ष किया गया था। किसने किया ये सर्वे? तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट ने लोकतंत्र की धारणाएं विश्व में लोग लोकतंत्र का आकलन कैसे करते हैं के बारे में सर्वेक्षण शीर्षक रिपोर्ट जारी की है। संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी और यह विश्व में लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करता है। 8 देशों में बड़ी आबादी पसंद मजबूत नेता। 19 में से 8 देशों में ज्यादातर लोगों ने मजबूत नेता के पक्ष में राय दी है। ऐसा कोई नहीं है, देश नहीं है जहां सर्वेक्षण में जवाब देने वाले ज्यादातर लोगों ने गैर लोकतांत्रिक नेतृत्व को लेकर तीखा विरोध जताया। सर्वे का सैंपल तो साइज की अगर बात करें, सर्वे में प्रत्येक देश के करीब 1000 लोगों को शामिल किया गया है। इसमें अलावा हर देश का करीब 500 ऐसे लोगों को भी सर्वे में शामिल किया गया जिनको माना जाता है कि गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। मोदी की लोकप्रियता तो भारत के लोगों की राय दूसरी ओपिनियन पोल से मेल खाती है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग लगभग आप देखते हैं कि 60% से अधिक बनी हुई है। और ये तो बात आप भी मानेंगे कि प्रधानमंत्री के सामने अभी तो चेहरा फिलहाल कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है। और इसीलिए विपक्ष ने आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार किसी को घोषित नहीं किया, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ये घोषित कर देते तो विपक्ष यहाँ डेंट खा जाता है। इसलिए विपक्ष चाहता है कि चुनावी मुद्दे बने शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, इस तरह के मुद्दे, जहां हम क्या बीजेपी को रोक सकते हैं। एक तरह से विपक्ष समझता है और चेहरा अगर घोषित कर देता किसी एक का तो वो मोदी के सामने फीका पड़ जाता। 1643 किलोमीटर लंबी है भारत और म्यांमार देश की सीमा। इसमें से सबसे ज्यादा आप देखिए 510 किलोमीटर केवल मिजोरम से लगती है। विदेश मंत्री ने भाजपा का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर इस पूरे क्षेत्र में तार फिशिंग की जाएगी। ये आप देखिए हमारा प्यारा भारत, यहाँ आपको म्यांमार देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमा लगती है। 4 राज्यों की हमारी सीमा लगती है। लिंडी कैमरून होंगी भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त। लिंग दोहे समिति की रिपोर्ट के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने लिंग दोह समिति की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर 23 जुलाई को सुनवाई करेगा। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कोई भी उम्मीदवार किसी छात्र संघ के पदाधिकारी पद के लिए केवल एक बार चुनाव लड़ सकता है। और याचिका बुधवार को नोटिस जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.बी. विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। और पीठ ने आदेश दिया कि प्रतिवादी के वकील ने जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा है। और आप देखते हैं समिति की स्थापना 2006 में की गई थी और इसमें आप देखते हैं कि शीर्ष अदालत ने 12 फरवरी को याचिका पर और अन्य जवाब से मांगा था। अन्य से जवाब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्र संघ चुनाव से संबंधित मुद्दों पर सिफारिश करने के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जे.एम. लिंगदेह के तहत समिति के गठन का किया था। कब? 2006 में। भूमि के भीतर की संरचना का पता लगाने को जीपीआर का इस्तेमाल। और ये आप देखिए मध्य प्रदेश में धार की ऐतिहासिक भोजशाला के सर्वे का 21वां दिन है। कई अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल, अकल खुई की भी जांच। यहाँ आप देखते हैं कि कहा जा रहा है सरस्वती मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई गई, तो उसी को लेकर आप देखिए यहाँ हिंदू मुस्लिमों में विवाद बना हुआ है ना। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, भोपाल इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय राज्यीय सीमा इसकी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में कितनी 230 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। लोकसभा में 29 सीटें हैं। क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्या है जीपीआर? तो जीपीआर का उपयोग धरती के नीचे मौजूद आकृतियों का पता लगाने के लिए किया जाता है और इसके लिए विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उपयोग किया जाता है। जीपीआर का उपयोग चट्टान, मिट्टी, बर्फ, ताजा पानी सहित विभिन्न प्रकार के माध्यमों में किया जाता है। आधुनिक मशीन जमीन के नीचे आप देखिए 15 मीटर 49 फीट गहराई तक झांक सकती है। चलिए अच्छी बात है। चंदा कर खरीदी भूमि, फिर प्रशासन को विद्यालय के लिए कर दी दान। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शिक्षित समाज के लिए निरक्षर महिलाओं की प्रेरक पहल। स्कूल में बच्चों से भेदभाव होता देख उठाया कदम। तो इस तरह से आप देखते हैं कि लोगों का योगदान बहुत कुछ कहता है। मुझे लगता है याद रखना चाहिए।
संदेश खाली कांड की जांच की और सीबीआई ने जारी किया ईमेल। पश्चिम बंगाल में आप देखते हैं कि एक टीएमसी के नेता पर आरोप लगा था ना, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का, उनकी जमीन हड़पने का, तो उस मामले की बात हो रही है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेश होंगे कांग्रेस विधायक धर्म सिंह, कोर्ट कह रहा है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। हाईकोर्ट ने महिला को पूर्व पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक कामकाजी महिला को अपने पूर्व पति को 10,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया है। वो अपनी बीमारियों के कारण जीवन यापन का खर्च नहीं उठा पा रहा है ना। अच्छी पहल है। आप देखेंगे अगर पुरुष कुछ करता है और आप देखते हैं उसे अगर महिला को देना पड़ता है, अगर महिला कुछ करती है तो पुरुष को देना भी जरूरी है। इसीलिए बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि अब महिलाओं आयोग की तरह एक पुरुष आयोग भी होना चाहिए, क्योंकि पुरुष भी आप देखते हैं विताड़ित किए जा रहे हैं आजकल। नालंदा में ग्रामीणों को कमीशन देकर जामताड़ा गिरोह ने की ऑनलाइन ठगी। ठगी के लिए लिंक भेजने पर मिलते थे 1,000 से 2,000 रुपये। स्मार्टफोन इस्तेमाल करने और लिंक भेजने की ट्रेनिंग दी जाती थी। लोगों से संपर्क कर बैंकों के केवाईसी को अपडेट करने के लिए साझा किए गए लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा गया और पीड़ित के लिंक पर क्लिक करते ही ठगों ने उनके फोन में सेंध लगा दी। तो जरूर याद रखा करिएगा, बड़े साइबर अपराध के मामले में रूस शीर्ष पर और भारत 10वें स्थान पर है, ये भी याद रखिएगा। और मैं आप लोगों से कहता हूं किसी भी तरह से आप लोगों को क्या करना है, लालच में नहीं फंसना है। और बैंक की तरफ से कोई कॉल आता है बैंक का कह के कि एटीएम बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ओटीपी कभी नहीं मांगेगा आपसे। और बैंक एक बार मैं कहता हूं संपर्क कर लिया करिएगा बैंक में कि आखिर सच है या ये झूठ है, कोई आपसे ठगी करना चाह रहा है। सूर्य ग्रहण संबंधी नासा के मिशन का नेतृत्व भारतवंशी विज्ञानी ने किया। आरोह बड़ जातवा ने किया ये। और आरोह 2001 में अमेरिका जाने से पहले देश के कई शहरों में पढ़ाई की थी इन्होंने। और देखिए अगर हम लोग नासा की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और हमारी अंतरिक्ष एजेंसी क्या सी है भारत की, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और नई कहाँ, बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका। आप देखेंगे एशिया में सबसे तेज बढ़ेगी भारत की इकोनॉमी, आपको बताया ना। और वित्त वर्ष 2023-24 में 7% और चालू वित्त वर्ष में 7.2% की अनुमान है। बुनियादी ढांचे पर सरकारी जोर से निवेश बढ़ाने में मिलेगी मदद। आरबीआई ने कहा निश्चित निवेश से वास्तविक जीडीपी वृद्धि को प्रेरित किया और निजी खपत को शहरी मांग से मिला समर्थन। और देखिए आरबीआई की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ईसीबी ने ब्याज दरों में आप देखते हैं कि दरों में नहीं किया कोई बदलाव। यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने चुनाव बाद महंगा होगा मोबाइल का इस्तेमाल। और म्यूचुअल फंड एसआईपी में 2 लाख करोड़ का निवेश। टोयोटा क्लस्टर ने लॉन्च की नई अर्बन क्रूजर ट्रेजर। डॉलर पर निर्भरता कम करने पर होगा ध्यान। रुपये के अंतर्राष्ट्रीय करण के लिए आरबीआई ने किया था आंतरिक कमेटी का गठन। नई सरकार के गठन के बाद कमेटी की सिफारिशों को लागू कर सकता है आरबीआई। ईओई से तेल खरीदने का भुगतान रुपये में कर रहा है भारत। और जब हम लोग रुपये में अधिकतर व्यापार करने लगेंगे तो आप सभी जानते हैं कि डॉलर की कम जरूरत पड़ेगी, तो हमारा पैसा डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा। पान मसाला कंपनियों के लिए विशेष पंजीकरण की समस्याएं बढ़ी। ईवी बाजार को विस्तार देगा टेस्ला की, ये आप देखिए एंट्री। ये आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बात हो रही। गुजरात में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल पार्क एनर्जी पार्क। और रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की कुल क्षमता 30 गीगावाट होगी इसकी। आरटीई के अधीन सभी स्कूलों का पाठ्यक्रम हो समान। एनसीपीसीआर कह रहा है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा है। और आप देखते हैं कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत अगर हम बात करें
NCPCR की, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे लेता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की बात कर रहा हूँ। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी उठापटक चल रहा है ना, संघर्ष। दक्षिण कोरिया में विपक्षी पार्टी की जीत से राष्ट्रपति यूसू को बड़ा झटका लगा है। अगर आप देखना चाहें तो आपको यहाँ आप देखिए उत्तर कोरिया है, ऊपर उत्तर कोरिया, नीचे दक्षिण कोरिया देखने को मिलेगा। पर्यटकों को लुभाने के लिए मालदीव भारत में रोड शो करेगा। भारत के साथ मजबूत संबंध दोनों देशों के हित में है, चीन कह रहा है। अब आप देखिए चीन कह तो रहा है लेकिन चाहता नहीं कि हो। आतंकी निज्जर की हत्या पर ट्रूडो बोले, हम हर कनाडाई के साथ खड़े हुए हैं। जांच पैनल के समक्ष कनाडा के चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप से किया इनकार। वियतनाम में अरबों का घोटाला करने वाली कारोबारी महिला की मौत की सजा। रियल एस्टेट सेक्टर की दिग्गज लॉन ने की 12.5 अरब डॉलर की गड़बड़ी। भतीजी सीईओ को 17 साल की कैद और कई अधिकारी भी हुए दंडित। वैसे उनको गिरफ्तार 2022 में किया गया था। फैमिली वीजा के लिए ब्रिटेन ने लागू की उच्च वेतन सीमा। 2 बार लॉन्च टालने के बाद रूस का अंगारा A5 रॉकेट विक्षेपण सफल रहा है। और 2 असफल प्रयासों के बाद गुरुवार को रूस ने सुदूर पूर्वी अमूर एक क्षेत्र में स्थित अंतरिक्ष परिसर से आप देखिए एक नई हैवी लिफ्ट रॉकेट को सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इससे पहले स्टेट स्पेस कॉरपोरेशन के रॉकेट परीक्षण में 2 प्रयास विफल हुए थे। चलिए अच्छी बात है। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र है और आईपीएल को तो आप लोग देख ही रहे हैं। आप लोगों से सवाल बार बार पूछ रहा हूं मैं, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी ये आप लोग नीचे बताइए। प्रज्ञानंद विदित जीते और गुकेश की बढ़त कायम। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद की बात हो रही है। उदित सीनियर एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में, युवा पहलवान है ना। सिंधु व प्रणव को प्री क्वार्टर फाइनल में मिली हार। 90 मीटर थ्रो ओलंपिक से पहले आएगा, नीरज चोपड़ा कह रहे हैं, भाला फेंक से जुड़े हुए हैं। बार्सिलोना ने पीएसजी को 3-2 और एटलेटिको मैड्रिड ने डायमंड को 2-1 से हराया। घर हो या बाहर चला स्पेनिश क्लबों को जादू। कार्लो मास्टर्स ने रूने से दूसरे दौर में हारे नागल। भारत की सुमित नागल है ना, उन्हीं की बात हो रही। अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने यूरी गगारिन। ये आप देखते हैं 1961 में आज ही सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी वोस्तोव एक यान पर सवार होकर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। उन्होंने 301 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर 89 मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगाया था। अपनी इस उपलब्धि की घोषणा के बाद वह दुनिया भर में मशहूर हो गए। अमेरिका में पोलियो वैक्सीन को सुरक्षित घोषित किया गया। 1 साल तक आप देखिए 18 लाख अमेरिकियों पर परीक्षण किया गया। 1955 में आप देखेंगे आज ही अमेरिका में पोलियो के खिलाफ साल की वैक्सीन को सुरक्षित, प्रभावी व शक्तिशाली घोषित किया गया था। पोलियो पर यह पहली वैक्सीन थी जिसे डॉक्टर फ्रांसिस जोनास साल्क ने विकसित किया था। अपनी शैली के अनुरूप ही गीत लिखते थे गुलशन बावरा। अगर आप देखेंगे तुम ना होते मेरे देश की धरती, यारी है ईमान जैसे गीतों को लिखने वाले गुलशन बावरा गुलशन कुमार मेहता का जन्म 1937 में आज ही के दिन अविभाजित भारत के शेखुपुरा यानी कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ हुआ था। कड़े संघर्ष से बॉलीवुड में बतौर गीतकार अपनी जगह बनाई।
हालांकि कैरियर के में केवल 240 गीत ही लिखे। 1973 में जंजीर फिल्म के बाद कई प्रस्ताव आए, लेकिन उन्होंने अपनी शैली और छवि के अनुरूप ही गीत लिखे। उपहार, सट्टा बाजार, रफू चक्कर जैसी कई फिल्मों को अपने गीतों से सजाया इन्होंने। एनेस्थीसिया के असर से बाहर आने का राज खुला। बेहोशी का प्रतिकार करने के लिए न्यूरॉन्स को ढाल देने की कोशिश करता है माइक्रोग्लिया। एनेस्थीसिया देने पर माइक्रोग्लिया हो जाती है अधिक सक्रिय और सतर्क। चलिए, अनुसंधान होते रहते हैं। अति प्रसंस्कृत आहार से बढ़ता है फेफड़ों में सूजन का जोखिम, अनुसंधान कर रहा है। 40 साल बाद कान फेस्टिवल में प्रतिस्पर्धा करेगी भारतीय फिल्म, और पाम डी और पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी ऑल बी इमेजिंग एज लाइट। इससे पहले 1983 में मृणाल सेन की खारिज प्रतिस्पर्धा में शामिल हुई थी। हथियारबंद संदिग्ध निकला स्टार वार्स का प्रशंसक। एडिनबरा की बात हो रही है, स्कॉटलैंड। ये मूवी उससे जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है तो छोड़ सकते हैं आप लोग। अब आप देखें, ये संपादकीय पार्ट है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो ये जरूर आपको पढ़ना चाहिए। एक साथ चुनाव पर आवश्यक आपत्ति। तो आप देखेंगे कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति की ओर से एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रस्तुत करने के बाद उस पर व्यापक चर्चा होने के पहले देश का ध्यान आम चुनाव की ओर चला गया है। एक बात और आपको बता दूं, एक देश एक चुनाव यानी कि आप देखिए विधानसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा की एक साथ चुनाव करवाने की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि इस बीच कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक साथ चुनाव का विरोध भी कर दिया है। इस बार ध्यान देना होगा कि कोविंद समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के क्रम में न्यायमूर्तियों, विधिवेत्ताओं और अर्थशास्त्रियों, राजनीतिक दलों, विधिक संस्थाओं, व्यापारिक उद्योगों, समूहों तथा जनता से परामर्श किया है। दुर्भाग्यवश प्रमुख विपक्षी दलों ने बिना विचार किए ही एक साथ चुनाव पर अपनी असहमति व्यक्त कर दी। लोकतंत्र में असहमतियों को सम्मान होना चाहिए, परंतु उसका आधार बौद्धिक होना चाहिए, ना कि राजनीतिक कटुता। एक साथ चुनाव कोई नई अवधारणा नहीं है। लोकसभा और विधानसभाओं के प्रथम 4 चुनाव साथ हुए थे 1951-52 से आप देखिए 1967 तक। बाद में आप देखते हैं कि ये क्रम बदल गया था, क्योंकि कुछ सरकारें भंग कर दी गई थी, रद्द हो गई थी ना। और आप देखते हैं कि यह चिंता निराधार है कि एक राष्ट्र एक चुनाव लोकतंत्र और संघवाद संविधानवाद के विरुद्ध है। अमेरिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा, सीनेट और 50 राज्यों के गवर्नर और विधानमंडलों के साथ ही स्थानीय सरकारों के भी सभी चुनाव एक साथ ही होते हैं। और आप देखिए 5 साल 4 साल के लिए जहां जितना कार्यकाल है, उतने सालों के लिए फुर्सत हो जाते हैं। अभी तो आप देखते हैं कि हर राज्य में चुनाव ही होता रहता है, किसी न किसी राज्य में। कोविंद समिति ने 2 प्रमुख सुझाव दिए। पहला यह है कि लोकसभा और विधानसभाओं तथा पंचायतों, नगर निकायों के चुनाव एक साथ हों। केवल पहली बार जब लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे तो उससे 100 दिन बाद पंचायत और नगर निकायों के चुनाव होंगे। हालांकि उसके बाद सभी चुनाव एक साथ होंगे। दूसरा सुझाव, देश में आप देखिए एक मतदाता सूची और एक फोटो पहचान पत्र का भी दिया है, आप देखेंगे इन्होंने। और लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के सभी निर्वाचनों में प्रयुक्त होगा ये। और पहला सुझाव लागू करने में कोविंद समिति के समक्ष 2 प्रमुख चुनौतियां थी। एक, लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल एक साथ कैसे खत्म कराए जाएं, और जिससे उन सभी का चुनाव एक साथ हो सके। क्योंकि आप देखते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा होगा, तो ऐसा नहीं, बहुत सारे राज्यों की विधानसभा को उस समय काल खत्म नहीं हो रहा होगा, तो उनका क्या करोगे, कैसे एक साथ खत्म करोगे। और आप देखें विभिन्न विधानसभाओं के कार्यकाल भिन्न भिन्न वर्षों में समाप्त हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं। नवंबर में महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होंगे। फिर आप देखिए 2025 में झारखंड, दिल्ली और बिहार के बाद 2026 में बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी में चुनाव होंगे। 2027 में मणिपुर, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात में चुनाव होंगे। 2028 में 10 राज्यों में के चुनाव होंगे। फिर ऐसा क्या किया जाए कि जिससे 2029 में लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही सभी विधानसभाओं का कार्यकाल भी समाप्त हो जाए और एक देश एक चुनाव संभव हो सके। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक उनके चुनाव लोकसभा के साथ कैसे होंगे। इसके लिए कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना और कुछ को समय से पूर्व भंग करना पड़ता है।
जो SR मुंबई मामले के कारण आप देखिए न्यायिक विवाद में फंस सकता था। दूसरी चुनौती यह है कि यदि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों भी जाएं, तब भी कोई निर्वाचित सदन पूर्ण अवधि के पहले भंग हो सकता है, और इससे बीच में उसका चुनाव कराना पड़ेगा, जो भविष्य में एक साथ चुनाव का क्रम बाधित करेगा। कोविंद समिति ने इन चुनावों का उचित समाधान बताया है, और समिति ने आप देखिए संविधान में 4 शब्दावलियों शामिल करने का सुझाव दिया है। ये श्रेणियां हैं: पूर्ण अवधि और सामान्य निर्वाचन, मध्यावधि चुनाव और अपशिष्ट अवधि। लोकसभा के निर्वाचन के बाद उसकी प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष की अवधि को पूर्ण अवधि और पूर्ण अवधि की समाप्ति पर होने वाले लोकसभा चुनाव की कुछ सामान्य निर्वाचन आयु कहा जाएगा। यदि लोकसभा या फिर कोई विधानसभा पूर्ण अवधि के पूर्व भंग हो जाए तो उसका फिर से चुनाव केवल बची अवधि के लिए होगा, जिसे अवशिष्ट अवधि हो कहेंगे, और जिसके लिए होने वाला निर्वाचन मध्यावधि चुनाव कहा जाएगा। और समिति का सुझाव है कि जब सरकार सुनिश्चित करे कि एक साथ चुनाव कराने की सभी व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं, तब लोकसभा के सामान्य निर्वाचन के बाद होने वाली प्रथम बैठक के दिन ही राष्ट्रपति की ओर से एक अधिसूचना जारी होगी, जो एक साथ चुनाव संबंधी सभी संक्रमणकालीन प्रावधानों को लागू करेगी, और इस तिथि को नियत तिथि कहा जाएगा। और इस तिथि के बाद निर्वाचन होने वाली सभी विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही समाप्त माना जाएगा, भले ही उनका निर्वाचन चाहे जब भी हुआ हो। यदि कोविंद समिति, पूर्व राष्ट्रपति रहे ना रामनाथ कोविंद समिति प्रतिवेदन स्वीकार कर लिए जाते हैं, तो इसका अर्थ यह होगा कि अब नई संसद गठित होने पर वांछित संशोधन होंगे, और 2029 तक लोकसभा चुनाव के बाद नियत तिथि की अधिसूचना जारी कर एक साथ चुनाव की नई व्यवस्था हो सकती है। कोविंद समिति ने दूसरी चुनौती के लिए भी सरल मार्ग सुझाया है। जब लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ शुरू हो जाएंगे, तब कोई सरकार लोकसभा या विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव या बजट पर हारने की स्थिति में त्यागपत्र देकर सदन को भंग करा सकती है। कोविंद समिति के अनुसार यदि लोकसभा विधानसभा भंग हो जाती है तो उसके लिए अब मध्यावधि चुनाव हो, और जिससे वह सदन केवल अवशिष्ट अवधि के लिए ही निर्वाचित होगा, न कि 5 वर्ष के लिए। यह मध्यावधि चुनाव एक उप चुनाव जैसा होगा, जिसमें नवनिर्वाचित सांसद या विधायक केवल बची अवधि के लिए ही निर्वाचित होते हैं, और इस प्रावधान से न तो संसदीय व्यवस्था न संविधान का मूल ढांचा प्रभावित होगा, और 5 वर्ष की अंतराल पर होने वाले चुनाव का चक्रीय क्रम भी नहीं बिगड़ेगा। और इन उपायों के क्रियान्वयन हेतु कोविंद समिति ने छोटे छोटे संवैधानिक और विधिक संशोधनों का सुझाव दिया है, और जिनमें कुछ को केवल संसद पारित कर सकता है और कुछ को आप देखिए आदि राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए होगा। निसंदेह एक राष्ट्र एक चुनाव पर कोविंद समिति के सुझाव को लागू करने से कई समस्याओं का समाधान होगा। लेखक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक और राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर AK वर्मा साहब के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। विकास का वाहक बना डिजिटलीकरण। तो पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि भारत में गरीबी घटाने में डिजिटलीकरण की अहम भूमिका है। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जब से वह भारत से लौटे हैं, उनका मन भारत का डिजिटल उपलब्धि के बारे में दुनिया को बताने के विचार बार बार आ रहे हैं। और आप देखिए, भारत में सिर्फ एक मोबाइल और डिजिटलीकरण मॉडल के उपयोग से लाखों लोगों को औपचारिक आर्थिक प्रणाली से जोड़ने में मदद मिली है। डिजिटलीकरण भारत में वित्तीय समावेशन में सहायक बनने के साथ ही लागत घटाने, अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल बनाने और सेवाओं को सस्ता करने में भी प्रभावी योगदान दे रहा है। और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिल रही है। और ये सब भारत से मिले ऐसे डिजिटल सबक हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साझा किया जा सकता है। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी वित्त वर्ष 2015-16 के मुकाबले 2019-21 के दौरान 25% से घटकर 15% हो गई है। तो इसके डिजिटलीकरण को भी अहम भूमिका है। और विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत में बहुआयामी गरीबी घटाने के मामले में डिजिटल व्यवस्था की सराहना की। नीति आयोग की तरफ से आज देखते हैं से जारी बहुआयामी गरीबी इंडेक्स में कहा गया है कि पिछले 9 वर्षों में भारत में करीब 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर आ गए हैं। लेकिन अभी भी भारत में करीब 15 करोड़ लोग गरीबी का सामना कर रहे हैं। बहुआयामी गरीबी कम करने में सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं और देश में आम आदमी तक पहुंच डिजिटल सुविधाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई। इससे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से अहम योगदान दिया है, जिसके तहत कमजोर वर्गों के 80 करोड़
से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है। निस्संदेह गरीबों को घटाने और आम आदमी के लाभ से जुड़ा भारत का डिजिटल विकास वैश्विक मंच पर चमक रहा है। कमजोर वर्ग के आप देखिए 50 करोड़ से अधिक लोगों को जनधन खातों के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है। और डिजिटलीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने और आधार से लीकेज को कम करते हुए लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के जरिए भुगतान में मदद करती है। डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आता है ना, किसी भी योजना का फायदा होता है, तो उसी की बात हो रही। इस तरह वर्ष 2014 से लागू की गई डीबीटी योजना एक वरदान की तरह दिखाई देती है। इन्फोसिस की संस्थापक नंदन नीलकड़ी का भी कहना है कि भारत ने अपने अनोखे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और नई डिजिटल पूंजी के सहारे पिछले 10 साल में वह कर दिखाया जो पारंपरिक तरीके से काम करने में 5 दशक लग जाते। भारत ने पिछले 1 दशक में मौजूद डिजिटल ढांचा से डिजिटलीकरण में एक लंबा सफर तय कर लिया है। अब आप देखिए, अगर बीच में कोई बिचौलिया होता है ना, अगर किसान सम्मान निधि मिलती है डायरेक्ट आपके अकाउंट में आता है, और आप सोचिए अगर बिचौलिया होता है तो 2,000 रुपये आते हैं ना एक किस्त के, दो करके तीन किस्तें आती हैं 6,000 में, तो मालूम चलता है कि उसमें से 1,500 रुपये हमें मिल रहा है, 500 वही खा ले रहा है बिचौलिया। तो ये अच्छी बात है कि डायरेक्ट हमारे खाते में आते हैं, बिचौलिए का कोई काम ही नहीं है। कुछ अन्य प्रमुख वैश्विक अध्ययनों में भी डिजिटल अर्थव्यवस्था को भारत की नई शक्ति बताया गया है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस और वैश्विक उपभोक्ता इंटरनेट समूह प्रोसेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की वैश्विक रैंकिंग में अब भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया के तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश बन गया है। ब्रिटेन चौथे और जर्मनी 5वें क्रम। और इस पर नेस्कॉम की चेयरमैन देवजानी घोष का कहना है कि प्रौद्योगिकी ने आम आदमी से लेकर सभी वर्गों के भारतीयों के दैनिक जीवन में खुद को शामिल कर लिया है। यह वास्तविक डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ने डिजिटल युग में छलांग लगा दी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट नेटवर्क बना बड़ा देश है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार डिजिटल भुगतान में भारत विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर है। बीते वर्ष देश में कुल डिजिटल भुगतान यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की हिस्सेदारी बढ़कर 80% के करीब पहुंच गई है। यूपीआई लेनदेन की संख्या महज 6 साल में 273 गुना बढ़ा है और 2000 आप देखते हैं कि 17 में 43 करोड़ यूपीआई लेनदेन हुए हैं। वर्ष 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 11,761 करोड़ हो गई। यह बड़ी क्रांति है। भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी को न केवल युवा अपना रहे हैं बल्कि बुजुर्ग और गरीब वर्ग के लोग भी इसमें पीछे नहीं है। और यह कोई छोटी बात नहीं है। सरल ऋण, रोजगार सृजन, बीमा और अन्य जन कल्याण योजनाओं के लिए डिजिटल ढांचे का सफल उपयोग किया जा रहा है और इससे आप देखिए देश के करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और रिजर्व बैंक द्वारा खुदरा क्षेत्र में ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित डिजिटल मुद्रा भी जारी की गई है। यह डिजिटल मुद्रा लोगों के बीच आपसी लेनदेन तथा लोगों और व्यापारियों के बीच लेनदेन की सुविधा देती है और जिसमें डिजिटल रुपए वाले वॉलेट का इस्तेमाल किया जाता है। यह आशंका की जानी चाहिए कि सरकार शेष 15 करोड़ गरीबों तक भी डिजिटल सुविधा की सरल पहुंच सुनिश्चित करेगी। साथ ही भारत के आम आदमी की डिजिटल सहभागिता बढ़ाने के लिए गांवों एवं पिछड़े क्षेत्रों तक डिजिटल साक्षरता, सरल डिजिटल कौशल प्रशिक्षण, सस्ते स्मार्टफोन, इंटरनेट की निर्बाध कनेक्टिविटी और बिजली की सुगम आपूर्ति जैसी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी और इससे ही भारत वर्ष 2027 तक आम आदमी की मुस्कुराहट बढ़ाते हुए दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकेगा। लेखक एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च इंदौर के निदेशक हैं डॉक्टर जयंती लाल भंडारी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। सन्यासी तो श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया कि गृह या सा नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षन्ति ए निर्द्वंदो ही महावाहो सुख बंधा प्रभु प्रमोचते, यानी उस कर्मयोगी को सदा सन्यासी ही समझा जाना चाहिए जो किसी से अकारण या कारण होने पर भी ना तो द्वेष करता है और वास्तविक आवश्यकताओं को आधार बनाकर भी कभी किसी से कुछ इच्छा नहीं रखता है। चलिए लिखा जाता है, अच्छा कॉलम देख लिया करिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है। संस्कृत तो अपनी बहुत खराब है भैया। लापरवाही की पराकाष्ठा। यह हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक स्कूल बस के पेड़ से टकराने से 6 बच्चों की मौत मन मस्तिष्क को झकझोरने वाली घटना है। यह हादसा लापरवाही की पराकाष्ठा को बयान कर रहा है। आखिर ईद के त्यौहार पर निजी स्कूल खुला क्यों ही था और किसी निजी स्कूल की ओर से नियम कानून की अनदेखी का यह इकलौता मामला नहीं है। ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। महेंद्रगढ़ में स्कूल बस हादसे का शिकार इसलिए बनी क्योंकि चालक तेज गति से
बस चलाकर ओवरटेक कर रहा था, नशे में भी था। एक तरफ से वह दुर्घटना को नियंत्रण में देने में आमादा था और इस भयावह दुर्घटना के बाद सोच संवेदनाओं का तांता लगना स्वाभाविक था। लेकिन क्या कोई यह संकल्प लेगा कि जिन कारणों से यह दुर्घटना हुई है उनका निवारण किया जाएगा? यह प्रश्न इसलिए है क्योंकि लापरवाही ड्राइवरों अथवा खटारा बसों के चलते पहले भी स्कूली बच्चों ने जान गंवाई है, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकी जिससे उनकी जान का जोखिम कम हो सके। क्या हालात बदलने और बच्चों के सुनहरे भविष्य का सपना दिखाने वाले हमारे नीति नियंत्रक इतना भी नहीं कर सकते कि कम से कम स्कूली बच्चों के संचालन में किसी तरह की लापरवाही ना हो? यह प्रश्न नेताओं के साथ नौकरशाहों से भी है, क्योंकि नियमों का पालन कराना उनके ही जिम्मे होता है। आखिर वे कभी कठोर दंड का भागीदार क्यों नहीं बनते? इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है कि मंदगढ़ में दिल दहलाने वाली हादसे के बाद हरियाणा सरकार ने परिवहन विभाग के सहायक सचिव को निलंबित कर दिया। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त को दुर्घटना की जांच को सौंपने के साथ यह भी घोषणा कर दी है कि प्रदेश भर के स्कूली वाहनों की फिटनेस की जांच होगी। आखिर इसकी चिंता पहले भी तो की जा सकती थी। स्कूल बसों का रखरखाव और उनका संचालन सही तरह से हो रहा है या नहीं, इससे भी संतोष नहीं हुआ जा सकता है कि दुर्घटना में बच्चों की मौत के बाद स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। प्रश्न यह है कि इसके पहले कोई यह देखने वाला क्यों नहीं था कि निजी स्कूल छुट्टी के दिन बंद रहते हैं या नहीं? स्कूल बच्चों को सुरक्षित आवागमन को लेकर किस तरह कागजी खाना पूरी होती है? इसका पता इससे भी चलता है कि करीब एक साल पहले एक जनहित याचिका पर हरियाणा सरकार ने उच्च न्यायालय में हलफनामा दिया था कि वह इस संदर्भ में आवश्यक कदम उठाएगी। कोई भी समझ सकता है कि उच्च न्यायालय को भरोसा दिलाकर कर्तव्य की इत्तीसरी कर ली जा गई है। ऐसा रवैया राज्य विशेष तक सीमित नहीं है, यह राष्ट्रव्यापी समस्या और इसलिए देश में प्रतिदिन लापरवाही और अकुशल चालकों, खटारा वाहनों आदि के चलते सड़क हादसे होते रहते हैं। इन हादसों में न जाने कितने लोग मरते हैं, लेकिन हमारे नीति नियंताओं की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। और आप देखिए, घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद हमारी सरकार जागती है, अधिकारी जागते हैं। शिक्षा में गुणवत्ता जरूरी है, तो झारखंड की बड़ी आबादी को साक्षर बनाने का दारोमदार आज भी सरकारी स्कूलों पर कहीं अधिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन स्कूलों की उपलब्धता गांव से लेकर जिला स्तर तक पर है, जिसके संचालन पर सरकार विभिन्न मदों में हर वर्ष भारी भरकम राशि खर्च करती। इसके विपरीत इन स्कूलों का प्रदर्शन निजी विद्यालयों की तुलना में कमजोर रहना चिंतनीय है और आवश्यकता है कि शासन प्रशासन इसकी कमियां तलाशने और स्कूलों में पठन पाठन की गुणवत्ता सुनिश्चित करे। बच्चों और देश के भविष्य के लिए आवश्यक है कि हालांकि हाल के वर्षों में केंद्र से लेकर राज्य सरकार स्तर तक पर बाबत कई प्रयास किए गए जो सराहनीय और राज्य सरकार के निर्देश पर प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की वस्तु स्थिति की पड़ताल के लिए राज्य स्तरीय टीम का गठन भी प्रयास किया का हिस्सा है। बहरहाल यह टीम झारखंड में जितने भी सरकारी स्कूल हैं यह एक करके उनका निरीक्षण कर रही है। साथ ही गड़बड़ी और अनियमितताएं पकड़ में आने पर शिक्षकों के वेतन रोकने से लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर रही है। राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में इसे एक कारगर कदम माना जा सकता है। हालांकि इसके साथ आप देखते हैं साथ राज्य सरकार को इन स्कूलों में शिक्षकों और अन्य संसाधनों की कमी पर भी फोकस करना पड़ेगा। हालिया रिपोर्ट पर गौर करें तो राज्य में कि 35,000 स्कूलों में से 500 से भी कम स्कूलों में प्राध्यापक हैं। ऐसे शैक्षणिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है और इन कमियों को दूर करने के लिए शासन प्रशासन को ठोस नीति बनानी होगी। ई कचरे का हो उचित निपटान, इलेक्ट्रॉनिक कचरे की बात हो रही है। हाल ही में आप देखते हैं कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल ई कचरा मॉनिटर 2024 जारी किया है और इसमें कहा गया है कि दुनिया में ई कचरा से रिसाइकलिंग की तुलना में 5 गुना तेजी से बढ़ रहा है। वैश्विक ई कचरा उत्पादन में वर्ष 2010 में 34 अरब किलोग्राम से बढ़कर 2022 में 62 अरब किलोग्राम हो गया है। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक ई कचरा उत्पादन 82 अरब किलोग्राम तक पहुंच जाएगा। याद रहे कि इस 62 अरब किलोग्राम में से केवल 13.8 अरब किलोग्राम को ही पर्यावरण की दृष्टि से एकत्रित और पुनर्नवीनीकरण किया गया है। इसका मतलब है कि जब हम अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं तो उन्हें ठीक से निपटान और रिसाइकलिंग करने की क्षमता बहुत पीछे रह गई है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा या तो लैंडफिल में समाप्त हो रहा है या फिर इसे अनौपचारिक रिसाइकलिंग तरीकों के माध्यम से प्रबंधित किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा हो रहे हैं। सोना, चांदी, तांबा सहित धातुएं कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पाए जाने वाले मूल्यवान घटक हैं। इन धातुओं का उचित पुनर्चक्रण न केवल ई कचरे के पर्यावरण प्रभाव को कम करता है बल्कि बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी करता है। हालांकि ई कचरे से धातु निकालने के लिए
विशेष प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है जो अक्सर महंगी होती है। ऐसे में रिसाइकलिंग संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार और नवीन प्रौद्योगिकियों में निवेश करना अनिवार्य है। प्लास्टिक ई कचरा का अनुचित निपटान वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संकट में योगदान देता है, और जिसका आप देखते हैं कि समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ई कचरे में आप देखिए पाई जाने वाली अन्य सामग्री जैसे खनिज, कांच और मिश्रित सामग्री भी पुनर्चक्रण चुनौतियां पेश करती है। इसके अतिरिक्त कुछ इलेक्ट्रॉनिक घटकों में खतरनाक पदार्थों की मौजूदगी रिसाइकलिंग प्रक्रिया को और जटिल बना देती है। बढ़ते ई कचरा संकट को दूर करने के लिए व्यापक प्रबंधन नियमों की आवश्यकता है जो उत्पादों को उत्पादकों को उनके उत्पादों के अंतर के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कचरे की रोकथाम, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को प्राथमिकता दे। सरकारें ई कचरा रिसाइकलिंग बुनियादी ढांचे में निवेश को प्रोत्साहित कर सकती हैं और नवीन रिसाइकलिंग प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दे सकती हैं। उपभोक्ताओं को भी जिम्मेदारी है कि वे अपने इलेक्ट्रॉनिक खरीदारी के बारे में जब भी संभव हो टिकाऊ, मरम्मत और पुनर्चक्रण योग्य उत्पादों का चयन करें। ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं, देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो वहाँ से डाउनलोड कर लिया करिएगा। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना जो टेलीग्राम पर, वहाँ मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। तकनीक से नौकरियों की प्रकृति में बदलाव, ये आर्टिकल अच्छा लिखा गया है, इसे भी पढ़ लेना चाहिए आपको। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 बैच के 57.1% छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट के जरिए नौकरियां मिली हैं। वहीं आईआईटी पास आउट में भी सरकारी नौकरियों का आकर्षण कायम है। आंकड़ों के अनुसार 8.3% युवाओं ने सरकारी नौकरियों को प्राथमिकता दी है। ये छात्र विभिन्न सरकारी नौकरियों जैसे यूपीएससी और एसएससी जैसी परीक्षाओं देने पर भी विचार कर रहे हैं जो उन्हें सुरक्षित भविष्य का विकल्प देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आप देखिए भारत स्टार्टअप्स के लिए हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है। अच्छी बात यह है कि तकनीकी संस्थाओं से डिग्री हासिल कर स्टार्टअप को भी करियर के अवसर के रूप में देख रहे हैं जो युवाओं के बीच उद्यमशीलता की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। आईआईटी के छात्र उद्यमशीलता में आईआईएम से आगे निकल रहे हैं, जबकि आईआईएम को बिजनेस की पढ़ाई के लिए ही जाना जाता है और आप देखते हैं कि जाना जाता है और इसमें आप देखते हैं कि प्रवृत्ति आईआईटी छात्र उद्यमशीलता निकल रहे हैं और आईआईटी जैसे संस्थानों के लाखों युवा लाखों के पैकेज को नकार कर स्टार्टअप के क्षेत्र में हाथ आजमा रहे हैं और तथा सफलता की इबादत भी लिख रहे हैं। वहीं पिछले एक दशक में देश में ऐसे उद्यमियों के सैकड़ों उदाहरण सामने आए हैं जिन्होंने इनोवेशन द्वारा अपने उत्पादों, सेवाओं, प्रक्रियाओं तथा तकनीक में बदलाव कर सफलता की कहानी लिखी है। आईआईटी और आईआईएम के कई विद्यार्थी जिन्हें मोटी सैलरी पर स्थापित कंपनियों में नौकरी के अवसरों की कमी नहीं होती है, वे भी आप देखिए स्वतंत्र व्यवसाय को प्राथमिकता देते हैं। इसी तरह से भारत में कारोबारी नवाचार की संस्कृति विकसित हो रही है। लेकिन आप देखिए जिस उद्यमिता की बात हम कर रहे हैं वह सादगीपूर्ण और व्यापक आधार वाली है तथा उन लोगों से जुड़ी है जिन्हें भले ही शानदार संस्थाओं से पढ़ाई करने का अवसर मिला हो पर उनके जिनमें निहित संभावनाओं को मूर्त रूप देना संभव हो। परंपरागत रूप से अभी तक हमारे देश में लोग नौकरियों को ही प्राथमिकता देते रहे। विशेष रूप से सरकारी नौकरियों के प्रति रुचि ज़्यादा देखी गई है, लेकिन हाल के वर्षों में पारिवारिक आय में वृद्धि के चलते विशेष रूप से देश में के महानगरीय क्षेत्रों में जोखिम और उद्यमिता की दिशा में युवाओं की भूख बढ़ी है। दरअसल उद्यमिता से ही देश में समावेशी विकास संभव हुआ है और इसके माध्यम से ही हम छोटे शहरों, अर्ध शहरी क्षेत्रों को आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित कर सकते हैं जो स्थानीय रोजगार और समृद्धि का सृजन करते हैं। सरकार के निरंतर प्रयासों से दिसंबर 2023 तक उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 1,17,254 हो गई है। जाहिर है कि देश में बिजनेस और कारोबारियों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र दिन प्रतिदिन बनते जा रहे हैं और भारत अब एक स्टार्टअप हब के तौर पर देखा जा रहा है। भारत में नए उद्यमियों के लिए असीमित संभावनाएं नजर आ रही हैं, खासकर फार्मास्यूटिकल्स, रिटेल, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीमा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में अवसरों की भरमार हुई है। पूरी दुनिया में इस समय भी जो उद्यमिता की लहर चल रही है उसमें भारत भी एक बड़ा दावेदार है। हम दुनिया के सबसे बड़े यूनिकॉर्न हब में से एक ताकत के रूप में उभर रहे हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार अगले 10 वर्षों में देश में 2 लाख स्टार्टअप स्थापित किए जाएंगे, 50 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं
और बात अगर आप देखिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही नीतियों की करें तो स्टार्टअप इंडिया स्टैंडर्ड इंडिया को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि सरकार कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करे और लोगों को सही दिशा में प्रशिक्षित करे। स्टार्टअप के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिभा छोटे शहरों और गाँव में देखने को मिलती है और फिलहाल उन्हें स्टार्टअप से सफलतापूर्वक जोड़ना एक प्रमुख चुनौतीपूर्ण कार्य है। छोटे शहरों एवं गाँव में रहने वाले लोग आज भी कंप्यूटर चलाने से अनभिज्ञ हैं और तकनीक रूप से काफ़ी कमज़ोर भी हैं। डिजिटल युग से आप देखते हैं कि युवा उद्यमियों के लिए एक नया फलदायी माहौल बना है और उद्यमी नई उत्पादों व सेवाओं के माध्यम से व्यापार करने की पारंपरिक शैली को तोड़ रहे हैं। डिजिटल तकनीक उन्हें अनेक रास्ते देती है जो अप्रचलित प्रौद्योगिकियों को परंपरागत व्यवसाय के बंधन से मुक्त कराता है। एकीकृत पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूल स्तर पर उद्योग और नवाचार के साथ साझेदारी में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर छात्र उद्यमियों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। यदि नई शिक्षा नीति के तहत उद्यम कौशल को शिक्षा पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत किया जाए तो इसका भारत में स्टार्टअप पारितंत्र पर अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है। भारत के पास सबसे बड़ा युवा कार्यबल भी है। युवा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी और उद्यमिता के लिए तैयार रहते हैं। वे आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देकर नए उद्यमों व स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे सकते हैं। भारत के युवा तकनीकी प्रेमी और डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिलेगी। यदि कोई स्नातक युवा सफल उद्यमी बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे एक कुशल व्यक्ति बनना होगा। कुशलता के लिए सरकार की ओर से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं एक तरह से, और जिनके माध्यम से कुशलता सीखने के बाद युवा स्वयं का स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। वहीं उद्योग जगत इस तरह की अक्सर शिकायत करता रहता है कि जैसे उसे युवा चाहिए वैसे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और हमें समझने की ज़रूरत है कि व्यावसायिक शिक्षा में सुधार किए बगैर देश अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का समुचित दोहन नहीं कर सकता है। अतः इस जनसंख्या का लाभांश प्राप्त करने के लिए हमें युवा पीढ़ी की उत्पादकता का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करने की मार्ग तलाशने होंगे। दुनिया में आप देखिए सर्वाधिक कार्यशील आबादी का पूरा लाभ तभी संभव है जब हर हाथ हुनर और हर दिमाग कौशल युक्त हो। ऐसे में युवा पीढ़ी को अकादमिक डिग्रियां और सरकारी नौकरियों के पीछे पड़ने के बजाय इन नई किस्म की नौकरियों के लिए स्वयं को तैयार करना चाहिए। और अंत में ज़रूरी बात है कि यदि हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं तो हमें इंजीनियरिंग शिक्षा की कमियां दूर कर उसे अपडेट बनाना होगा ताकि भारतीय इंजीनियर किसी भी मामले में पीछे ना रहें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुरूप हो तकनीक कुशलता, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं एआई की भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। भारतीय शिक्षा प्रणाली की कई मामलों में आलोचना भी की जाती। कहा जाता है कि यह शिक्षा व्यवस्था रट कर अंक जुटाने को बढ़ावा देने वाली है या विद्यार्थियों के सोच को विकसित नहीं होने देती है, जिससे विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता, सृजनशीलता और उद्यमिता की भावना कम देखने को मिलती है। आज हमारी शिक्षा प्रणाली कुछ इस तरह की है कि शिक्षण संस्थानों में युवाओं को नौकरी हासिल करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब समय की मांग है कि शिक्षण संस्थाओं में युवाओं को केवल नौकरी खोजने के लिए नहीं बल्कि नौकरी पैदा करने के लिए प्रशिक्षित करने पर भी ध्यान दें, ताकि हम नौकरी की तलाश करने वाले देश से आगे बढ़कर नौकरी देने वाला देश बन सकें। इन परिस्थितियों में एक ही रास्ता है जो सारी समस्याओं का बेहतर समाधान कर सकता है, वह है उद्यमिता विकास। और अंत में यही बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में स्टार्टअप के महत्व को समझते हुए इस दशक को स्टार्टअप के लिए सर्वश्रेष्ठ बनाने हेतु उद्यमियों, निवेशकों और सरकार की संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। इसके अलावा सरकार को इस बात पर भी नजर बनाए रखनी होगी कि देश का स्टार्टअप सिस्टम न केवल मजबूत बना रहे बल्कि आगे चलकर विश्व में उसकी रेटिंग और बेहतर हो। आज भारतीय कार्यबल में प्रत्यक्ष श्रम शक्ति में 40% और परोक्ष श्रम शक्ति में 90% योगदान महिलाओं का ही है। भारत को एक ऐसे विकास मॉडल की जरूरत है कि जो अधिक से अधिक महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित करे। आधुनिक तकनीक और विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते चलन के कारण कामकाज की प्रकृति भी बदल रही है। इस वजह से परंपरागत नौकरियां तेजी से कम होती जा रही हैं। जाहिर है कि शिक्षा संस्थानों के साथ कौशल विकास संस्थानों को वैसे युवा तैयार करने पर गंभीरता से ध्यान देना होगा जो तेजी से बदलते उद्योग जगत की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। दुनिया भर में नए दौर से उन्नत डिजिटल कौशल की कितनी मांग बढ़ रही है, इसका अनुमान वैश्विक रोजगार पर आप देखते हैं कि आई मैकेंजी की नई रिपोर्ट में लगाया
जा सकता है। और इसमें कहा गया है कि डिजिटल तकनीक के युग में अकेले एक दशक में दुनिया भर में करीब 10 करोड़ लोगों को अपना रोजगार बदलना पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार चीन, फ्रांस, भारत, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका में हर 16 में से एक कर्मचारी को इस बदलाव से गुजरना पड़ेगा। आने वाले समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अधिक महत्व होगा और नौकरियों की प्रकृति में बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि लोगों की जीवन शैली में भी व्यापक बदलाव आएगा। ऐसे में शैक्षिक पाठ्यक्रमों को उन परिवर्तनों के अनुकूल बनाने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए जिनकी जरूरत पड़ने वाली है, और शिक्षकों का चयन और उनकी प्रशिक्षण भी उसी के अनुसार होना चाहिए। दुनिया के ज़्यादातर विकसित देशों में कामकाजी आबादी कम हो रही है, और जिस कारण से इन देशों में भारत के कौशल प्रशिक्षित युवाओं की मांग बढ़ रही है। ऐसे में जरूरी है कि भारत में डिग्री के साथ आप देखिए तकनीकी कुशलता एवं पेशेवर हुनर से दक्ष प्रतिभाओं का निर्माण करने पर फोकस करें। तो देख रहे हो, इस तरह से ऐसे आर्टिकल आप लोगों के पढ़ने के लिए होना चाहिए। अथ कार्यकर्ता संवाद, खरी खरी तंज कसा जा रहा है, सब राजनीति की बातें भी हो रही हैं। रक्षा उत्पादों का बढ़ता निर्यात। देखिए, निर्यात का मतलब होता है कुछ आप बेच रहे हैं, आयात का मतलब कुछ खरीद रहे हैं। तो भारत विश्व के 85 से अधिक देशों को हथियार का निर्यात कर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में देश में ने 21,000 करोड़ रुपए से अधिक के हथियारों का निर्यात किया, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसे भी देख लीजिए। और देखिए, टाइम लगेगा, मैं कह रहा हूँ, देखिए 1 से 1.5 घंटे आप लोग न्यूज़पेपर के लिए ज़रूर रखा करिएगा, क्योंकि इस तरह के आर्टिकल हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। ये आर्टिकल आपको देखिए मुख्य परीक्षा में फ़ायदा करेंगे, आंसर राइटिंग, निबंध में आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं इन्हें। और विश्व में हथियारों के बाजार में भारत अब एक बहुत बड़ा देश बनकर उभरा है। पिछले साल भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया था, जबकि भारत पहले इनका आयात करता था। यह एक बड़ा बदलाव हुआ है। भारत ने रक्षा निर्यात के मामले में 21,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने 21,083 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया, जबकि वित्त वर्ष 2004-5 से लेकर 2013-14 के दौरान यूपीए की सरकार ने 10 वर्षों में कुल 4,312 करोड़ रुपए के हथियारों के ही निर्यात किए थे। वही वित्त वर्ष 2014-15 से लेकर 2023-24 के बीच मोदी सरकार के कार्यकाल में देश ने 88,319 करोड़ रुपए के हथियार निर्यात किए हैं। ये आंकड़ा भारत की रक्षा क्षेत्र में एक अभूतपूर्व सफलता को दर्शाता है। साथ ही यह रक्षा निर्यात के क्षेत्र में सफलता की नई इबारत को भी गढ़ रहा है। आज हमारा देश दुनिया के 85 से ज़्यादा देशों में हथियारों का निर्यात कर रहा है। इस सूची में भारत से सबसे ज़्यादा 31% हथियार म्यांमार खरीद रहा है। वहीं 19% श्रीलंका, 12% मॉरिशस, 6% नेपाल, 5.1% आर्मेनिया, 4.3% वियतनाम, 4.2% मालदीव और 2.2% अफगानिस्तान खरीद रहा है। भारत जिन हथियारों को दूसरे देशों को बेच रहा है, उनमें से सबसे ज़्यादा 61% समुद्री युद्धपोत और 20% लड़ाकू विमान तेजस और 14% सेंसर्स और 2.9% बख्तरबंद गाड़ियाँ, 1.1% तोप और 0.9% मिसाइल्स इस समय रक्षा निर्यात में 60% हिस्सेदारी भारत की प्राइवेट कंपनियों की है, 40% हिस्सेदारी सरकारी कंपनियों की है। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस क्षेत्र में विश्व की 41वीं सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। हथियारों का बाजार तो वस्तुतः अमेरिका और रूस जैसे पश्चिमी देश बड़ी डील्स पर नजर लगातार रखते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसा और ज़्यादा लाभ का सौदा चाहिए होता है। इसलिए वे बड़े देशों को अपना ग्राहक क्लाइंट्स बनाने की सोचते हैं, जिसके फलस्वरूप वे छोटे देशों को कभी इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, और ना ही इस छोटे देशों को उनके कोई अच्छी डील मिलती है। यानी जो बड़ी शक्तियाँ, बड़े देश हैं, जो हथियारों के बड़े निर्यातक अथवा सौदागर हैं, वे इन छोटे देशों को कभी भी गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए यहाँ पर हथियारों के व्यापार के स्तर पर एक बड़ा खालीपन आप देखते हैं, गैप बना है। और हथियारों के बाजार में इन छोटे देशों को भी ऐसे लोग चाहिए जिन्हें इन्हें गंभीरता से ले और इन्हें सस्ते दामों पर अच्छे हथियार दे। भारत अब इस कमी को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत इन तीसरी दुनिया के देशों की पहली पसंद बनता जा रहा है, क्योंकि भारत सभी छोटे और बड़े देशों का एक अच्छा मित्र है। साथ ही भारत सभी छोटे देशों को महत्व भी देता है। इसलिए भारत इन देशों के साथ अपनी मित्रता को निभाते हुए इन्हें सस्ते दामों पर हथियार निर्यात कर रहा है। भारत की यह एक अलग प्रकार की कूटनीतिक डिप्लोमेसी है। और कोविड के समय में भारत ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इन छोटे देशों की मदद की थी और इन देशों को मुफ्त में वैक्सीन भिजवाई थी। और अब रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत उसी कूटनीति को अपना रहा है। और इस समय दुनिया में हथियार बनाने और बेचने वाले केवल 48 देश हैं, और इनमें से प्रमुख 5 देश ही हैं जो दुनिया के लगभग 76.5% हथियार निर्यात में हिस्सेदारी करते हैं। पूरी दुनिया के बाजार में अमेरिका 40%, रूस 16%, फ्रांस 11%, चीन
2%, जर्मनी 4.2% हथियारों का निर्यात करता है, जबकि भारत इन 48 देशों की सूची में वैसे तो अभी 40वें स्थान पर, लेकिन जिस देश में यूपीए की 10 वर्षों की सत्ता के दौरान केवल 4300 करोड़ रुपए के हथियार के निर्यात किए गए, हुआ देश अब यदि केवल एक साल के भीतर 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के हथियार निर्यात कर रहा है, तो यह उस देश के लिए वास्तव में एक अभूतपूर्व सफलता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2022 के बीच भारत ने विश्व में सबसे ज़्यादा 11% हथियार खरीदे हैं, लेकिन इसी के साथ वर्ष 2013 से 2017 के मध्य और 2018 से 2022 के मध्य भारत में अपने रक्षा आयात को 11% तक कम कर लिया। ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि भारत अब अपने स्वनिर्मित हथियार बना रहा है, और इन हथियारों का उपयोग हमारी सेना तो कर ही रही है, साथ ही हम इन्हें दूसरे देशों को भी निर्यात कर रहे हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की आपकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी तरफ से शुभकामना है, ईमानदारी से तैयारी करिए और मेहनत करिए। और मेरे लिए कोई सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे, तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।